रहे हैं उसको जब बंद होगा और वास्तविकता लोगों को नजर आएगी, लोगों का पेट जब भरा हुआ होगा तो बोलेगा और संगीत गाएगा, भजन गाएगा, तब मानेंगे डेवलपमेंट होगा। चले ओम सैनी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये एक एक्सरसाइज होती है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कोई भी सरकार, मोदी अगर नरेंद्र मोदी की बात करें कि अच्छे एक बोलने वाले एक अच्छा प्रखर वक्ता के रूप में हैं, वो अपनी मार्केटिंग खुद करते हैं, चीजों को बड़े ही बारीकी से देखते हैं, तो देखिए वो भी एक अपनी उनकी कला है। जिस लाल बत्ती की हम बात कर रहे हैं, डिसीजन 2013 दिसंबर में आया था, उस वक्त चाहती तो यूपीए सरकार भी कर सकती थी, लेकिन आज आधे से ज्यादा लोगों को यह मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंप्लीमेंटेशन है या सरकार का निर्णय है। ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि अभी भी मैंने देख रहा था अमित शाह साहब ने कहा कि वीआईपी कल्चर हमने खत्म किया। देखिए ये योगेन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिलाकर के जिस तरीके से जुमलों से ये सरकार लोगों के बीच में पहुंचने की चेष्टा करती है, उसके बजाय कुछ ठोस तरीके से पहुंचने की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से जुमलों की अपेक्षा नहीं की जाती, प्रधानमंत्री से सच और पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से, देखिए नीति आयोग ने जो अपने स्ट्रेटेजी वाला जो पेपर जारी किया है, उससे लगता यह है कि वो कुल मिलाकर के उन लोगों के लिए जिनके पास में पूंजी है, पूंजी जिनके पास में नहीं है वो सिर्फ इंतजार करते रहेंगे, अच्छे दिनों की कल्पना करेंगे। और साथ साथ में देश को जिस तरीके से देश बट रहा है, क्या वजह है कि घाटी में आप लोकप्रिय नहीं है और जम्मू में आप लोकप्रिय है? क्या वजह है कि यूपी के अंदर एक विशेष संप्रदाय में आप लोकप्रिय नहीं और दूसरे संप्रदाय में आप लोकप्रिय हैं? क्या वजह है कि पुनः जातिवाद अपना स्वर बड़े जोरों से उठा रहा है, जो पहले नष्ट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि राजनेता से बोला करते थे। मेरा ख्याल यह है कि प्रधानमंत्री को यथार्थ की ओर देखते हुए अपनी सारी कल्पनाएं रखनी चाहिए और साथ साथ में जिस अर्थव्यवस्था का वो निर्माण कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था हमारे सामान्य नागरिक को लाभ देने वाली नहीं है। वो क्या हो, इस पर गौर करना चाहिए। नीति आयोग को वो सोचना चाहिए। नीति आयोग कोलंबिया से या ऑक्सफोर्ड से कुछ लेकर के आते हैं और उसको इस देश में लागू करना चाहते हैं, जहां 2000 बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, साथ साथ में इतने संप्रदाय हैं, ऐसी रियासतें हैं, जो एक संघ बना करके हम लोग रह रहे हैं। वो संघ टूटे ना, मुझे देश बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों पर गौर नहीं किया तो मुझे उज्जवल भविष्य की कतई आशा नहीं है। चलिए, लेकिन एक आप तस्वीर देख रहे होंगे, मैं वापस सैनी साहब आप ही के पास में आना चाह रहा हूं कि जब कभी इंदिरा गांधी को घेरने की प्रतिपक्ष ने कोशिश की या राजीव गांधी के 84 के बाद के जो चुनाव में सभी लोग, वीपी सिंह अलग हुए कांग्रेस से और सब लोग एकजुट हुए, यूपी इलेक्शन के बाद में ये तय माना जा सकता है, जिसकी तस्वीर सोनिया गांधी की यहां दिखाई भी दे रही है कि प्रतिपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन घटनाएं लेसन देती है, बात सही है और राजनीति में समझ भी लेना चाहिए। 2015 को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक चुनौती के रूप में लिया था जब दिल्ली और बिहार के चुनाव हारे और उसके बाद में अपनी रणनीति बदली। देखिए प्रतिपक्ष भी अब उसी कड़ी को अपना रहा है। तो ये तो माना जा सकता है कि देश की तस्वीर 3 साल के साथ में एक नई दिशा राजनीति की तय होने जा रही है। देखिए राष्ट्रवाद का जो जुमला प्रधानमंत्री ने बोला है और अमित शाह जिस पर अमल कर रहे हैं, वो देश को बाकायदा संप्रदायों में बांट रहा है। और हिंदू मन जो बहुत आहत रहा है, जो लगातार आतंकवाद को ये उभरता हुआ देखा है, उसमें उसने किसी विशेष संप्रदाय को तुष्टीकरण के रास्ते पर जाते हुए देखा है। वो हिंदू मन जिस तरीके से इनके साथ में लगा है, मुझे लगता है कि वो जैसे ही उबेगा तो चीजें बदल जाएंगी और उसके बाद में वो सीन नहीं रहेगा। इस देश को कभी भी इस तरीके से राष्ट्रवाद की अंध राष्ट्रवाद के रास्ते पर ले जाने का प्रयास नहीं हुआ। जो हो गया है, यूपी का यही नतीजा है, उत्तराखंड का यही नतीजा है। और साथ साथ में देश में जो आज तो देखिए गायों के आधार की सुई लग रही है गुजरात के अंदर, गायों को देखा जाएगा कितनी कैसे आगे बढ़ी है, कितनी जीवित रही है, कितना दूध दे रही है। आदमी का सिलसिला नहीं और गायों के बारे में चिंता हो रही है, जबकि हमारे शास्त्रों में ही कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि गाय को आप पालिए लेकिन गाय को पूजिए मत। और यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। शास्त्रों की बात बोल रहा हूं मैं, संस्कृत में इसको मैंने नहीं कहा, इसको हिंदू महासभा के। लेकिन देखिए शास्त्रों में यह कहा जाता है कि गाय माता है, गाय पूजनीय, सभी देवताओं का निवास गाय में है। देखिए ये सब चीजें तो पुराणों में रची गई हैं, हमारे वेदों में भी नहीं है, हमारे उपनिषदों में नहीं है, हमारे ब्राह्मणों में नहीं है, हमारे ऋचाओं में नहीं है। ये सब चीजें पुराणों में रची गई हैं और पुराण लोगों को कन्वे करने के लिए पुरोहितों के हाथ में रहे हैं। जिस तरीके से चलिए गाय एक, मुझे लगता है कि जब 34 साल पे हम चर्चा करेंगे तो गाय अभी भी मुद्दा है कि गाय के नाम पे गौ सेवकों की जिस तरह से दादागिरी बढ़ती जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री ने खुद ने सवाल खड़ा किया कि ज्यादातर लोग हैं वो दूसरे के अधिकारों का दमन कर रहे हैं और स्वयं ही गौ सेवक होकर के एक
अलग माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पैदा कर रहे हैं इस देश में जो सौहार्द रहा उस सौहार्द को नष्ट नहीं होना चाहिए। चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा मैं यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में वापस आप ही के पास लौट रहा हूं। जैसे हुआ मुन्ना गबरू जवान, ना नहीं सुना उसकी बन गई पहचान, पर एक दिन वक्त ने सुना दिया उसे। 2 बच्चे हो गए अब ना। डॉक्टर साहब मुझे रोज रोज का झंझट नहीं चाहिए। क्या आपका परिवार पूरा है? हाँ, फिर तो आपके लिए बिना चीरे और बिना टांके वाली नई और आसान पुरुष नसबंदी ठीक है। बस 5 मिनट का काम। कोई कमजोरी नहीं होती भाई। अरे वाह रे वाह, अब घर में कोई नहीं कहता उसको ना। एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के 3 साल पर। एक बार वापस मैं पहुंचूंगा ओम सैनी साहब के पास में। चलिए ओम जी, समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिमेनिंग पार्ट जो मोदी सरकार के इस टेन्योर का है उसमें क्या क्या जाना चाहिए, होना क्या चाहिए? देखिए, किसी की बात ना सुने। स्वदेशी जागरण मंच जिस तरह की एडवाइस कर रहा है, देखिए उनका अपना संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, तो वो तो अर्थव्यवस्था के बारे में लेकर के उसकी जो अपनी राय है आज पब्लिश हुई है सारा सब कुछ। उन्होंने बड़ा ऐतराज किया है मोदी सरकार की इन सारी घोषणाओं को लेकर के। उनका कहना है कि जो कुछ हमने वादे किए थे सामान्य जन के साथ में, हम उससे बहुत परे हट गए और हमें पुनः उसी रास्ते पर लौटना चाहिए, तभी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सिलसिला बनेगा और प्रभावशाली रहेगा। हम कहना ये चाहते हैं कि आप इसमें पूंजी को रखिए, वो जो जमाने की हकीकत है उसको टाल नहीं सकते, लेकिन श्रम के बारे में भी जरा सोचिए, अपने श्रमिक के बारे में सोचिए, अपने किसान के बारे में सोचिए। जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है उसके बारे में देखिए। आप उत्सव मनाने का सिलसिला नहीं है, उनकी कमियां पूरी करनी है, उनको राहत पहुंचाने का सिलसिला होना चाहिए। जुमलों से काम नहीं चलेगा। आप बिल्कुल कुल मिलाकर के 2 साल और बचे हैं, उन 2 साल में अगर जुमले बोलते रहे तो हो सकता है कि आपका वापसी बहुत मुश्किल हो जाए। चलिए राजीव अरोड़ा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं और जानना चाहूंगा, देखिए हर राजनीतिक दल उसमें जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं वो भी इस देश के नागरिक पहले होते हैं, उस पार्टी से बाद में उनका संबंध होता है। 3 साल का जैसा भी अपना एक टाइम रहा हो, लेकिन भारत की राजनीति की एक सलीकेदार चर्चा दुनिया में होती रही है। ये 2 साल का पीरियड है, किस तरह से देखना चाहते हैं मोदी को? एक देश के प्रधानमंत्री हैं, अभूतपूर्व उनको समर्थन मिला है और आज भी उनकी लोकप्रियता कायम है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि अच्छे कम्युनिकेटर जैसे लोग बताते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की नीति और नीयत के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए जी। जो जनता को बात बोलते हैं और लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं, कम से कम वहां से जो तथ्य बोलते हैं उनके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। समय समय पर हमने देखा गया कि वहां पे जो घोषणा करी गई, जो बात करी गई, वो सच नहीं निकली। तो लोग आप उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री एक दल की राजनीति से ऊपर उठ के अब एक देश के नेता के रूप के अंदर व्यवहार करें, हमेशा इलेक्शन मोड के अंदर रहना बंद करें और जब भी कोई बात करें उसके अंदर गंभीरता हो। अब जैसे लैंड बिल का मामला आया था जी, उसके अंदर वो सारी पार्टियों को एक साथ कंसेंसस के ऊपर नहीं लेके आ पाए, तो ये मैं कमी मानता हूं सरकार की। हो सकता है कि आपको प्रचंड बहुमत मिला हो सकता है कि आपको कमजोर विपक्ष मिला हो, लेकिन ये समझना चाहिए कि कमजोर विपक्ष भी बहुत मजबूत भी हो सकता है और कभी आप भी विपक्ष में आके बैठे हुए हैं।
मेरे ख्याल से उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय हित के हर मुद्दे के ऊपर अगर सब पार्टी के लोगों से बुला के बात करी जाए, चर्चा करी जाए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा वातावरण पैदा होगा। और ये कुछ अति उत्साही संगठन पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, आप फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। जो अब यूपी में हो रहा है, जो हरियाणा में हुआ, जो राजस्थान के अंदर हुआ, वो सबको नजर आ रहा है। उनके ऊपर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। बात करते थे पहले कि पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बात करते हैं, लेकिन एक भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे के ऊपर मुझे बताएं कि प्रधानमंत्री कब बोले। जनता इंतजार करती रहती है, 10, 20, 25, 50 दिन हो जाते हैं। व्यापारी हड़ताल करते हैं, 40 दिन तक हड़ताल चलती है, एक्साइज के खिलाफ, टैक्सेशन के खिलाफ। प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है, कभी अपनी बात नहीं कहते। और लगता है कि एक बड़ा तानाशाही पूर्ण रवैया अगर सरकार का रहेगा, अगर सरकार लोगों की बात नहीं सुनेगी तो सच्चाई कैसे मालूम पड़ेगी। आपकी जनता की आकांक्षाओं के ऊपर पूरा आपको होना पड़ेगा। और ये देश इतना व्यापक है कि एक तरीके से, एक नजर से, एक सोच के संग इस देश को चलाया नहीं जा सकता। कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां डिफरेंट हैं, राज्यों की आर्थिक आवश्यकताएं डिफरेंट है, हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य जगह जगह का फर्क है। मेरे ख्याल से उसको समझने की आवश्यकता है। अभी भी 2 साल का समय है। ये देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, इस देश को मजबूत सरकार की आवश्यकता है, इस देश को विकास की आवश्यकता है, इस देश के युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, इस देश की महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है, इस देश के किसानों को उचित मूल्य की आवश्यकता है, इस देश की गृहिणी को कम महंगाई की आवश्यकता है। उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए कुलवाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि चलिए आरोप प्रत्यारोप सब चीजें अलग चलती हैं, लेकिन किस रूप में सरकार को देखना चाहते हैं? देखिए योगेंद्र जी, सरकार जब से आई है उसने 36 कौम के साथ बैठ के बात करने की बात की, मगर आज इस हिंदुस्तान की 36 कौम इस सरकार के जो कार्य उससे पीड़ित है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो। आज स्थिति इस ढंग की हो गई है कि आज कोई आदमी जाके बात किससे करे। अगर 162 एमएलए है तो उस एमएलए की बात मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहती है। तो ऐसी स्थिति आज इस प्रदेश में और देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब आज गाय के मैटर को लेकर जिस प्रकार की बात की जाती है और एक कौम के लोगों को जी ढंग से इसमें ठोका जाता, पिंदा जाता, क्या समाज, क्या इस पार्टी ने कह दिया क्या कि अपना ये आंदोलन एक पुलिस ने करके आंदोलनकारी इस आंदोलन को चलाएंगे? देखिए, सरकार को सर्व समाज के साथ बैठ के बात करके और सरकार को उनका दिल जीतना चाहिए। यही एक सरकार की नीति होती है और वही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करना चाहिए। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बात पर विचार करेंगे। चलिए बिंडा साहब, आपने सबको सुना और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में कुछ ऐसी चीजें आप लोग महसूस करते हैं कि कुछ कमियां रही हैं? योगेंद्र जी, सिस्टम को इस देश में सरकार ने बहुत बात की, अच्छे काम भी हुए, अच्छे निर्णय भी हुए, कठोर निर्णय भी हुए, चाहे वो पुलिस का था, बैंकों का था, ये परमाणु विस्फोट वाला भी हुआ, कई है, अभी भी हुए, नोटबंदी का हुआ। निश्चित तौर पर बहादुरी के निर्णय है। एक तो 5 साल तक हमने 60 साल इंतजार किया, 5 साल तो होने दीजिए। अभी विपक्ष के बंधु से एक होगा 5 साल होने दो, उसका परिणाम आएगा। अब आप बताइए, एक निर्णय अमेरिका जिसमें वो कहेगा आपको वीजा लगातार दिए जाएगा, उसके कारण से 3 महीने में 4 लाख करोड़ रुपया आपका फॉरेन रिजर्व बढ़ गया। परिणाम तो देखे आप, परिणाम आ रहा है। तो इन चीजें वेट करना चाहिए। मैं नहीं कहता कमी, कभी तो वैसे मैं अगर आरोप लगाऊं तो मैं कहूंगा 60 साल में तंत्र तो आपने बनाया है, उस तंत्र को भी तो भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है, सब और मैं कहता हूँ एडी से तोड़ी तक करके कोई काम हो रहा है, चल रहा है, परिणाम भी आएंगे, उसके परिणाम तो कंटिन्यूटी में आएंगे। चलिए एक छोटा सा सवाल है, जो भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चाएं हुई, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म है या कम हुआ है? लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार एक उदाहरण दो, बरकरार है अभी। नहीं, बरकरार नहीं है। जैसे सिलेंडर की खुलेआम वो बनता था, खुलेआम गैस सिलेंडर का बिल्कुल जीरो हो गया, करेक्शन का होता था काफी कम हो गया, हो रहा है ना। ऐसे जैसे अब खाद बीज का कम हो गया, केवल नीम मिलाते, प्रधानमंत्री का नीम मिला करके बेचो, यूरिया कम हो गया, 150 रुपए कीमत भी कम होगी। कुछ परिणामकारी चीजें आएंगी, वेट करिए। सुझाव सकारात्मक, जैसे अभी लास्ट हम सब लोगों ने पहले तो नुक्ताचीनी की, लेकिन लास्ट में सुझाव दिए, निश्चित तौर पर अच्छे सुझाव हैं, इनको विचार करना चाहिए और विचार सबके मानने चाहिए। ऐसा नहीं है विचार नहीं मानते, विचार सबके मानने चाहिए। जैसे मैं 65 के युद्ध की बात करूँ, भाषण में आगे 65 के युद्ध की बात, सरसंघ चालक थे, उनको बुलाया शासन जी, और शासन जी उनके
3 सुझाव माने और देश पैसिफिक की लड़ाई जीत गया। और उसके बाद शास्त्री का बलिदान हुआ, उनका एक सुझाव को शास्त्री जी याद रखा और 10 लाख से मर गए। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि यहाँ सलीकी की राजनीति की तारीफ दुनिया में होती रही है और ये इतिहास इस बात का गवाह, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो एक चिंता का विषय विश्लेषकों के लिए है कि भारत की राजधानी कभी भी प्रतिशोध की नहीं रही है। अभी एक बात बताऊं आपको, अभी आई थी बात स्टेटों को कम करेंगे, आपने कहा नहीं वो बात नहीं चले, वो एक अलग विषय है। नहीं आपने जो बात है कई बहुत अच्छी बात कही कि पहले देखिए इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ में भेजा, आप शास्त्री जी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में जैसे अनिल शेखावत साहब भी कह रहे हैं, ओम सैनी साहब ने भी कहा कि एक स्थिति ये बननी चाहिए कि डायलॉग का जो अभाव देखा जा रहा है वर्तमान में, वो मुझे लगता है कि उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा। इनकी इस बात का खंडन कब किया मैंने खंडन किया क्या बात, जैसे अनिल जी ने कहा भी राज्यों के बारे में, फंडिंग के बारे में, मैं कह रहा हूं पहली बार इस प्रधानमंत्री ने राज्यों को मजबूत करने के लिए 42% कर दिया, 32 से 42, 1% के लिए त्रस्त थे राज्य, 42% फंडिंग कर दिया, फिर भी राज्य खराब। आप तो सरकार का हिस्सा बहुत सारी योजना है जिसमें सरकार का जो शेयर पार्ट था स्टेट का, आपको मालूम है कि खुद का पार्ट कम और स्टेट का पार्ट को बढ़ा भी दिया गया है। 42%। नहीं वो तो बढ़ाया है कि आपका शेयर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 60% दे रही है और 40% अगर राज्य सरकार दे रही है, आपने उस पैसे को 50-50 भी कर दिया, तो कई ऐसी योजनाएं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ढूंढते हैं कि आप इसको वापस उसी स्थिति में लाइए। प्लानिंग कमीशन की बात है, अच्छे सुझाव से बना था, वुमेन प्लानिंग कमीशन पढ़ाया भी है 28 साल। इन आप बताइए कि 25 साल तक चित्तौड़ की फाइलें 4 फैक्ट्रियों के सीमेंट फैक्ट्री के लिए 25 साल तक पड़ी चुनाव उसमें प्लानिंग कमीशन में। अब नीति आयोग बढ़ने से निर्णय तो ठीक हो रहे हैं, कम से कम परिवर्तन करना चाहिए, समय। चलिए समय कम है क्योंकि 3 साल का एक बहुत लंबा एक फहरिस्त है मोदी साहब की, किस तरह से काम रहा, क्या उतार चढ़ाव है, सब चीजों को लेकर के है। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर करोड़ी सिंह जी से होगा। डॉक्टर साहब, सर्जिकल स्ट्राइक, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोग इससे सहमत हो नहीं हो, सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त एक मैसेज देने के लिए एक रणनीति का एक हिस्सा था कि पाकिस्तान को एक मैसेज जाना चाहिए कि बिल्कुल भारत की धरती से इस तरह से कि इतिहास रचे जा सकते हैं। सरकार ने इस बात को कहा भी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इसका राजनीतिकरण भी किया गया, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। सेना आज भी कहती है कि सेना को सेना रहने दीजिए, उसका राजनीतिकरण मत करिए, सब तरफ से लेकिन हुआ। क्या मैसेज हो सकता है कि पड़ोसी मुल्कों के अंदर म्यांमार और सर्जिकल स्ट्राइक की जो घटना है उसके बाद में एक महसूस हुआ हो कि पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो या दूसरे राष्ट्रों, बड़े भाई की भूमिका हिंदुस्तान के हाथों में ही होगी और एक मैसेज उन मुल्कों के लिए भी जो भारत की तरफ आंख उठा करके देखते थे? देखिए योगेंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भाषण कला है उसमें वो कन्फर्मेशन बायस क्रिएट कर लेते हैं अच्छी तरह से, ऑडियो विजुअल परसेप्शन भी क्रिएट कर लेते हैं और पॉपुलिज्म में भी ज्यादा भरोसा करते हैं। पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। पॉपुलरिज्म अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, विदेश नीति के मामलों में कभी ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हम फोर्स के द्वारा दूसरे देशों पे अपना प्रभाव जमा सकें, उनका विश्वास जीत सकें। मेरे ख्याल से ये सही दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक या मिलिट्री के कन्फ्रंटेशन पहले से होते रहे, कोई नया नहीं है ये। तो इसको जिस तरह से एक पॉपुलिज्म के रूप में लिया गया वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बातों के बारे में बड़े अवेयर हैं, जैसे चीन गए तो उनको ये मालूम था कि भाई एशियन सेंचुरी आनी चाहिए, चीन भारत को कोऑपरेट करना चाहिए, दोनों को साथ रहना चाहिए। उन्होंने जॉइंट थिंक टैंक का प्रपोजल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि शायद उन्होंने ये महसूस किया कि मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल इंडिया के ज्यादा नहीं है, इसलिए चीन के विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, इंडिया को बैक ऑफिस में काम करना चाहिए। तो वो समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है या जो व्यवस्था की पृष्ठभूमि है उसमें आके वो कई बार कंपल्सन की वजह से यहाँ डोमेस्टिक मामलों में बहुत सी बातें बोल जाते हैं, समझते हैं प्रधानमंत्री तो, लेकिन वो सिस्टम से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री ने जॉइंट थिंक टैंक की बात की चीन के यहाँ जाके, इसका मतलब चीन से कोऑपरेशन चाहते हैं, तो चीन भी चाहता है तो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पड़ोसियों के सामने एक फोर्स का मैसेज, फोर्स प्रोजेक्शन का मैसेज देते हैं, मेरे ख्याल से वो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे चीन का जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है उसका अल्टरनेटिव कुछ लोग थिंक टैंक हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाएं रशिया से लेकर चबहार तक, लेकिन उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं,
हम कौन कौन से देशों का कोऑपरेशन ले सकते हैं, इतना पॉसिबल है क्योंकि चीन के पास इस समय रिसोर्सेज हैं और वो चीन अमेरिका से ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो हम चीन को compete उस हिसाब से नहीं कर सकते, चीन को हम compete कर सकते हैं सिविलाइजेशनल कोऑपरेशन के साथ और डिप्लोमेटिकली। तो दो मेथड है चीन के साथ डील करने का, डिप्लोमेसी से डील करें और एक सिविलाइजेशनल कोऑपरेशन करें। तो ऐसी स्थिति में हमें फोर्स प्रोजेक्शन के द्वारा अपने पड़ोसियों हो या दूसरी जगह हो, ये पॉलिसी अपनानी होगी। हाँ, वो कूटनीति मेरे ख्याल से सही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सरकार के 3 साल को लेकर के अलग अलग सेक्टर के लोगों को हमने हमारे साथ में जोड़ा और उनके अपने विचार हैं। कुछ सुझाव ऐसे हैं कि मोदी साहब को अगले जो 2 साल हैं उसमें ये करना चाहिए, वो जनहित में हो सकता है और सरकार के लिए भी काफी अच्छे कदम हो सकते हैं। और जब चर्चाएं होती हैं तो बहुत सारी आवाज इसी तरह से निकल करके आती हैं, जिसमें कई बार नोटिस में भी आती है कि वास्तव में ये एक अच्छा सुझाव है, इस पर पहल होनी चाहिए। और अगर हम ये एक नीति का हिस्सा मान के चलें कि हमने जो किया वही बेहतर है और दूसरे के सुझाव गौण है, जैसे कि सवाल भी उठा के प्रतिपक्ष को साथ लेना चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए, उनके कुछ बेहतर सुझाव हो सकते हैं। इच्छा आपकी है कि, लेकिन अगर अच्छे किसी के सुझाव लगे तो उसको जरूर अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। 2 साल मोदी साहब के पास में बचे, बहुत सारी चीजें ऐसे निकल करके आई हैं, अगर उस पर गौर फरमाएं तो मुझे लगता है कि एक मजबूत राष्ट्र लीडर के रूप में मोदी साहब और अच्छे से निखर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।